नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज नंबर 2 के साथ उपस्थित है। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें इसके पूर्व में जो लास्ट वीडियो था जहां पर कि हम लोग स्टडी किए थे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी वहां पर किस तरीके से इनडायरेक्ट जो आप कह सकते हैं सी रूट्स है उसका जो है खोज हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें जो है ठीक से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 15वीं सेंचुरी में एक्चुअली में हो क्या रहा था कि आपका रिनेसा आया यूरोप में। उसके कारण हुआ क्या कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में अनेकों प्रकार के इनोवेशंस हुए। उसके कारण से वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और फाइनली उसके कारण फोरेज का संख्या यानी चारा का जो है अमाउंट बढ़ता है और वो फाइनली लाइफ स्टॉक वहाँ पर इंक्रीज होता है। लाइफ स्टॉक जब इंक्रीज हो जाता है तो विंटर के समय में वहाँ पर मास स्लॉटरिंग किया जाता था ताकि विंटर में जो है जो भी लाइफ स्टॉक है उनको नेचुरल तरीके से डेथ नहीं हो और वो जो मीट वहां पर आता था उसको या तो कंज्यूम करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए मसाले की जरूरत पड़ती थी। वहीं दूसरे तरफ एक तरफ ये अपॉर्चुनिटी बढ़ा था तो वहीं दूसरे तरफ एक चैलेंज भी आया था जहां पर कि 1453 ईस्वी में ओटोमन एम्पायर कंट्रोल कर चुका था आपका कॉन्स्टेंटिनोपुल पर, जिसे वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। अब उसके कारण क्या हुआ कि यूरोपियंस का इंडिया के साथ जो ट्रेड रूट्स है, चाहे वो सी के माध्यम से हो या लैंड रूट के माध्यम से है, वो डिस्टर्ब हो गए। यानी उसके कारण क्या हुआ कि एक कह सकते हैं कि एक कंपल्सन था जिसके कारण यूरोपियंस को सी रूट के माध्यम से जो साउथ अफ्रीका है उसके साउथ जो टिप है वहाँ के एक्रॉस उसको जाते हुए इंडिया तक पहुंचने का। ठीक है, तो ये उसकी खोज की जो है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट जो वीडियो है उसमें स्टडी किए कि किस प्रकार से फर्स्ट टाइम जो है आपका 1487 ईस्वी में जो बार्थोलोम्यू डायस है उनके नेतृत्व में जो है उसको क्रॉस होता है। ठीक है, अब उस यूरोप में जो लीड कर रहे थे इन चीज़ों को स्पेन और फ्रांस, उनके प्रिंस दी हेनरी नेविगेटर थे जो फिनांस भी किए और उस तरीके से चीज़ों को प्रमोट भी किए। तो पुर्तगाल जो है आपका के जो वास्को डी गामा थे फाइनली उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए बार्थोलोम्यू डायस, जिनके समय की साउदर्न टिप को प्राप्त कह सकते हैं कि खोज हो गया था अफ्रीका का, अब उन्हीं के डॉक्यूमेंटेड जो आपके पेपर्स है उसका इस्तेमाल करते हुए वास्को डी गामा मोजाम्बिक पहुंचते हैं और वहां पर जो इंडियन एक गुजराती जो पायलट होते हैं अब्दुल मजीद उनको हायर करते हैं और उसके माध्यम से 1498 ईस्वी में कालीकट वो पहुंचते हैं। ये स्टोरी हम लोग लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग उसके आगे की स्टोरी यहां पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जब ये जानकारी मिल गया था तो यहां जब आए तो क्या क्या चैलेंजेस ये देखने को मिले। अब देखिए जो सबसे बड़ा जो हम लोग स्टडी करेंगे वो सबसे पहले अब वास्को डी गामा इंडिया आ चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको यह जानना है कि इंडिया जब आए तो वो क्या क्या लेके आए। जब वो इंडिया आए थे तो 3 शिप वो अपने साथ लेके आए थे। अब्दुल मजीद के साथ जब वो आए थे तो 3 शिप लेके आए थे। उस समय के जो रूलर थे जमोरिन, ठीक है, जिनको कि सामूर्थी भी कहते हैं। एक्चुअली में आपको पता है केरला का जो रीजन है वहां पहले चेरा किंगडम हुआ करता था। चेरा किंगडम समय के साथ 11 छोटे छोटे किंगडम में जो है डिवाइड हुआ था। उसी में से एक किंगडम के जो रूलर थे वो सामूर्थी बोलते हैं और उनको जो है सामान्यतः जो है बुक्स में जमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये जमोरिन यहाँ पर थे। अब क्योंकि जो कालीकट है जहां पर ये जगह है वो हमेशा से कह सकते हैं फ्री ट्रेड के एक सेंटर के रूप में रहा, यानी वहां बरसों से जो है अलग अलग जो व्यापारी हैं, चाहे वो अरब मर्चेंट्स हो, चाइनीज मर्चेंट्स हो, जावा के मर्चेंट्स हो, वो फ्री रूप से व्यापार करते रहे। यानी वो जगह ऐसा था कि व्यापार के लिए फेमस था। तो जमोरिन भी एक नए कह सकते हैं व्यापारी के रूप में स्वागत जो है उनका करते हैं वास्को डी गामा का। उनके जो इम्प्लिसिट एम्बिशंस होते हैं पॉलिटिकल, वो उनको आइडिया नहीं था और बहुत अच्छे तरीके से ग्रैंड जो है उनको रिसेप्शन जो है किया जाता है। अब वो लेकिन अब ये तो रूलर्स का व्यू पॉइंट हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अरब मर्चेंट्स है जो बरसों से वहां पर
लीड कर रहे थे वो एप्रीहेंसिव थे, क्योंकि दो कारण हो गए। आपको पता है कि जो अरब मर्चेंट्स हो गए उनको पता है कि ये यूरोपियंस को ये सी रूट क्यों खोजना पड़ा, क्योंकि ये जो लैंड रूट्स के माध्यम से जो पहले ट्रेड होता था या रेड सी के माध्यम से जो ट्रेड होता था वो डिस्टर्ब हुआ, तब इधर से आए हैं। प्लस दोनों का रिलीजियस जो व्यू पॉइंट्स है वो अलग है, एक इस्लाम को मानते हैं, दूसरा क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। प्लस उनको पता था कि ये जब यूरोपियंस यहाँ पर रहेंगे तो वो उनको एक कड़ी कंपटीशन देंगे, प्लस जो है उनको बाहर करने का भी जो है वो कोशिश करेंगे। अब क्या होता है कि अब ये चीजें तो चल रही थी। अब क्या होता है कि जैसे ही वास्को डी गामा यहाँ पर आते हैं तो वो कोशिश स्टार्ट कर देते हैं जमोरिन पर कि किसी तरीके से जो अरब्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए, यानी मोनोपोली जो है पुर्तगाल का जो है वो बना रहे। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो मात्र 3 महीना रहते हैं, तो 3 महीना में बहुत अधिक कुछ कर नहीं पाते हैं और फाइनली वो अपने जो भी शिप्स 3 लेके आए थे वहां लेके जाते हैं वापस। कार्गो लोडेड होता है, जो इंडिया से जो भी मसाला है या कालिको से सिल्क है उन सब चीज को लेके वहां पर जाते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो कहा जाता है कि जितना उनका पूरे आने जाने में जो खर्च हुआ था, वोएज का जो एग्जाम्पन कहते हैं कॉस्ट है, उससे 60 गुना अधिक फायदा हुआ। तो ये एक मेजर वहां पर रहा। प्लस जो है यह भी पता चला जैसे पेपर यानी कि काली मिर्च जो है वो वहां के कंज्यूमर लगभग, अगर इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड होता तो उसका जितना प्राइस हो उससे 10 गुना में वो पहले से खरीद रहे थे। इससे दो चीज आपको समझ में आएगा कि जो वहां के कंज्यूमर्स थे उनके लिए भी बेहतर रहेगा अगर डायरेक्ट ट्रेड रहेगा तो, प्लस जो अन्य व्यापारी जो इन चीजों के बारे में जाने होंगे जब ये वास्को डी गामा गए तो उसके कारण जो अन्य जो ट्रेडिंग कंपनियां होंगी वो भी चाहेगी हम इधर पर ट्रेड करें। लेकिन यहां पर क्लाउज है कि जो वहां के प्रिंस जो हेनरी जो इस चीज को लीड करवाए थे या उनके जो फॉलोअर्स जो रूलर्स वहां पर बने वो उसको जो है स्पष्ट रूप से मना कर दिए कि यह स्टेट इंटरप्राइजेज है, यानी इस पर जो है जो व्यापार किया जाएगा ईस्ट के साथ वह कंप्लीटली जो है स्टेट के द्वारा जो भी प्रमोटेड रहेंगे स्पॉन्सर्ड रहेंगे वो करेंगे, यानी प्राइवेट ट्रेड को अलाउ नहीं किया गया। यानी पुर्तगाल के जो रूलर जिसको सपोर्ट करेंगे वही कंपनी वहां पर जाके ट्रेड या नेवल मिशन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि 1454 में जो है पेपर बुल जो है निकोलस जो 5 पोप है उनके द्वारा दिया गया था एक्सक्लूसिव जो है व्यापार करने के लिए ईस्ट में पुर्तगाल को। आपको पता है ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलास जो आपको पता है कि केप वर्डे आइलैंड के 1300 किलो जो ना माइल से उसके दूर पर एक इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ किया गया और उसके वेस्टवर्ड जो है स्पेन ट्रेड कर सकता था, ईस्टवर्ड जो है पुर्तगाल कर सकता था। तत्काल हम लोगों के कंसर्न के लिए ईस्टवर्ड में क्या है कि पुर्तगाल का एक्सक्लूसिव जो है व्यापार करने का यहां पर अभी चीजें चल रहा था। लेकिन अब आगे देखिए कुछ चीजें आता है। अब क्या होता है जब वो यहां पर आते हैं आपका 1498 में तो अब्दुल मजीद के साथ वो आते हैं, अराइवल होता है, ठीक है, और 60 गुना अधिक प्रॉफिट करते हैं। ये सारी बातें हम लोग जो है अभी डिस्कशन में करते किए। अब देखिए 3 महीने के बाद क्या होता है कि आपका वास्को डी गामा तो वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके जो नेवल मिशन नेक्स्ट जो नेवल मिशन है जब इतना प्रॉफिट होगा तो वहां के रूलर फिर नेवल मिशन भेजेंगे ट्रेड करने के लिए प्लस जो है व्यापार करने के लिए। तो नेक्स्ट जो है 1500 ईस्वी में एक नाम है पेड्रो अल्वेराज कैब्राल, इनके नेतृत्व में सेकेंड जो है आप कह सकते हैं कि मिशन आता है। और ये भी जैसे जाना पहचाना जो जगह है कालीकट ही आते हैं। और यहां पर इनके समय में क्या होता है ना कि अब व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री का मतलब मॉडर्न फैक्ट्री से मतलब मत समझिएगा, इसका मतलब है वेयर हाउस है, यानी सामान जो इंडिया से उनको एक्सपोर्ट करना होगा उसको एक जगह रखना है, अब बाहर से जो ला रहे हैं उसको एक जगह रखना है। तो वेयर हाउस फर्स्ट टाइम जो है कैब्राल के समय जो है आपका कालीकट में बनता है। अब इन चीजों को देखते हुए क्या होता है कि वहां के जो लोकल्स हैं या अरब मर्चेंट्स हैं उनको पसंद नहीं पड़ता है और जो पुर्तगालीज लोगों का भी बिहेवियर था कि मुस्लिम ट्रेडर को एक्सपोइल करने का, इसको लेके जो है कह सकते दोनों के बीच में मतभेद होता है और ये जो फैक्ट्री रहता है जो वेयर हाउस रहता है उस पर अटैक होता है। फाइनली बदले में क्या करता है कि पुर्तगाल के जो आप कह सकते हैं कि जो भी नेवल मिशन को लीड कर रहे थे
उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था नेवी। तो वो क्या करते थे, बदले में क्या करते थे कि मर्चेंट्स जो भी शिप्स होते थे, चाहे अब इस यहाँ पर जब कालीकट में जो इनके फैक्ट्री पर वेयर हाउस पर हमला हुआ, तो बदले में ये क्या किए कि बहुत सारे जो शिप्स है अरब मर्चेंट के, उनको सीज कर लिए, उसको डुबा दिए, जो लोग उस पर कर रहे थे यानी क्रू जो है उसको मार दिए, सामान सीज कर लिए, ठीक है, शिप को जला दिया गया। ये सारी चीजें जो है आपके साथ ही कालीकट पर भी बम्बार्डिंग हुआ। तो ये घटना लगभग 1500 के आस अप्रोक्स का है, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा कि जब ये भी आए होंगे तो अपना सामान लिए होंगे, फैक्ट्री एक जगह बना, फिर ये स्ट्रगल हुआ, और फिर ये व्यापार करने के लिए जो सामान लिए लोड होके वो फिर वो चले गए होंगे। फिर 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा को पुनः भेजा गया, ठीक है, यानी कि 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से आते हैं, ठीक है। अब इस बार जो आते हैं वो पूरा फोकस करते हैं कि एक्सपेल करने का मुस्लिम को, कि ये जो व्यापार करने का पूरा जो कह सकते हैं अधिकार है या जो राइट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है पुर्तगीज का होना चाहिए, पुर्तगाल का होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, प्लस जो वायलेंस का अब यूज स्टार्ट कर देते हैं। वायलेंस का यूज वो जनरली कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि शिप पर अटैक करना, क्रू को कब्जे में ले लेना, सामान लूट लेना, शिप जला देना, डुबा देना, इस तरीके की चीजें चल रहा था। प्लस प्रेशर वो दे रहे थे यहाँ के जो राजा थे जमोरिन, कि आप एक्सपेल कीजिए अरब मर्चेंट्स को। तो ये जो है ये स्वीकार नहीं हुआ, दोनों के बीच हॉस्टिलिटी जो है वो बढ़ती हुई चली गई। फाइनली क्या होता है कि कुछ सर्टेन जगह पर जो है वास्को डी गामा और भी जगह जो है वेयर हाउस यानी फैक्ट्री, जैसे कि आपका कैनानूर है, ठीक है, कोचीन है, वहां पर भी वो सफल होते हैं वेयर हाउस बनाने में। यानी तीनों जगह पर वो वेयर हाउस बनाने में जो है सफल होते हैं। यहां पर ही वो नहीं रुकते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो मेरा वेयर हाउस है उसको हम फोर्टिफाई करेंगे, यानी कि उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, किलाबंदी करेंगे, क्योंकि हमारे सामान की सुरक्षा जरूरी है। ये एक एक्सक्यूज था, ठीक है, ताकि वो अपना सेटलमेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर सके। अब इसके पीछे का पर्पस क्या होगा कि उनको अपना एक सपोज कीजिए एक जो है कॉलोनी एस्टेब्लिश करना है, तो वो घेराबंदी कर दिए, अपने अंदर सामान भी रहेगा, आने लोग भी सेटल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट अब धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ चला गया। अब क्या होता, जब इस तरीके का चीज जब धीरे धीरे होने लगा, ठीक है, तो अब उसके नेक्स्ट में क्या होता है ना कि जो वहां के रूलर थे, पुर्तगाल के जो रूलर थे, उनको लगा कि अब तो वहां देखिए क्या क्या चीज हो गया। वहां पर सबसे पहले क्या हो गया कि अब ट्रेड होने लगा है, अभी तक फैक्ट्री वहां पर 3 जगह एस्टेब्लिश हो चुकी है, वहां पर जो है आप कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन भी हो गया है। तो अगर जब इतना चीज हो गया तो क्या अच्छा होता अगर वहां पर जो है परमानेंट सालों भर यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला रहता। तो इन आइडियाज के चलते जो है फर्स्ट टाइम जो उन्होंने पॉलिसी बनाया गवर्नर, तो फर्स्ट गवर्नर वो भेजते हैं 1505 ईस्वी में, जो यहाँ के व्यापार प्रशासनिक जो चीजें हैं सबको जो है कंट्रोल करेगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट एडवाइरल जो है यानी फर्स्ट जो आप गवर्नर है वो आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है ये जो है इनको। अब इनका कोर पॉलिसी आपको ध्यान रखना है, इनका जो नियुक्ति होता था, जो भी गवर्नर आते थे पुर्तगाल से, वो 3 साल के लिए आते थे। तो ऑफकोर्स ये भी 3 साल तक जो है लगभग इंडिया में रहे हैं। और इनका पॉलिसी था ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका ये मानना था कि जब तक कंट्रोल है सी पर कंट्रोल कीजिएगा तब तक इंडिया पर कंट्रोल रहेगा। तो कहना कि अगर आपको जब तक आप स्ट्रांग हो सी पर तब तक आप इंडिया को होल्ड करते हो, ये इनका पॉलिसी था। अब ये क्या किए कि इसके कारण क्या होता है कि जब इस तरीके का पॉलिसी के बारे में पता चलता है तो जो अन्य व्यापारी जो भी होंगे जिस शासन में होंगे वो उनके पास जाएंगे। जैसे सपोज किया जाए कि गुजराती व्यापारी हैं तो वो जाएंगे वहां, गुजरात के जो उस समय जो है रूलर्स थे उनके पास गए। उस समय आपको 3-4 फेमस आपको रूलर्स देखने को मिलेंगे जो मजबूत है। उसमें से एक हो गया इजिप्ट। इजिप्ट में मामलुक रूलर्स थे। इनको क्या होता है ना कि जो वेनिस और जेनेवा के जो आपका मर्चेंट्स जो ट्रेडिशनली अरब मर्चेंट्स के साथ ट्रेड करते रहते थे वो भी प्रोवोक किए कि क्योंकि अब डायरेक्ट इधर से व्यापार होने लगेगा तो वेनिस और जेनेवा के जो व्यापारी थे उनको भी नुकसान होगा। तो ये भी प्रोवोक किए कि आप जो है इसको रोकिए। प्लस इनका अपना भी एक तो रिलीजियस एंगल भी था, प्लस जो गुजरात था के रूलर्स थे उनको भी प्रोवोक किया गया, ठीक है। प्लस तो जो जमोरिन थे वो तो खुद थे ही,
और एक जो अभी तक यहाँ शामिल नहीं होंगे, आगे के जो स्ट्रगल है उसमें आपको मुगल्स को भी देखने को मिलेगा। तो ये तत्काल अभी 3 को देखे तो होता क्या है कि जो पहले क्या होता है ना, गुजरात और इजिप्ट और जमोरिन ये सब चाहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। अब क्या होता है ना, इजिप्ट और गुजरात ने दोनों ने मिलकर 1507 ईस्वी में एक जो है वार होता है दीव के पास, वहां पर उसको डिफीट करा देते हैं, यानी उसको हरा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसमें जो है अल्मेडा जो है फ्रांसिस्को अल्मेडा के बेटा का भी मौत होता है। लेकिन 1508 में क्या होता है ना कि पुर्तगाल ने इसका बदला ले लिया और वो उसको कह सकते हैं डिफीट कर दिए। साथ ही ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट किए, यानी कोई भी शिप वहां पर जाएगा तो उनको जो है पास लेना पड़ेगा। तो ये इनका सिस्टम यहाँ पर रहा, यानी फोकस कहाँ पर रहा अल्मेडो का, वो जो है यहाँ पर फोकस रहा सी पर भी रहा। ठीक है, यानी सी में व्यापार पर रहा। अब उसके आगे एक एक कदम आगे बढ़ के आते हैं, उनका नाम था नेक्स्ट जो 1509 ईस्वी में आए, उनका नाम था अल्फोंसो द अल्बुकर्क। ये कहे कि ये तो ठीक है, आप अच्छी बात है कि आप जो है शिप को ट्रेड करना है, लेकिन यहां से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जितना चोक पॉइंट्स है, नेवल चोक पॉइंट्स है, उसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैप देखना पड़ेगा। अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो है हम लोग इन चीजों को देखते हैं। अब देखिए ये अल्बुकर्क का क्या कहना था कि जो जितना चेक पॉइंट्स है, अब देखिए अगर स्टेट ऑफ में जो मलक्का है, अब जितना भी शिप देखिए इधर जाना का रहेगा, ठीक है, चाहे वो चाइनीज आप कह सकते हैं सी में जाना हो, ठीक है, तो इस साइड से चाहे चाइना के तरफ से, जापान के तरफ से जो भी कोई भी वेसल आएगा तो इधर से क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये कंट्रोल हो गया। आपका पर्सियन गल्फ से अगर कोई आएगा तो आपका स्टेट ऑफ होर्मुज के पास, अगर होर्मुज जो है, होर्मुज जिसको कहते हैं, तो वो अगर कंट्रोल हो गया। गल्फ ऑफ एडेन के पास एक सोकोत्रा आइलैंड है, इसको कब्जा कर लिए। तो यानी जितना भी अगर आप इंडियन नेशन को गौर से देखिएगा तो जितना भी अगर इसमें जितना भी एंट्री पॉइंट है, आने जाने का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सब पर बोले कि हम फोर्ट बना देंगे, यानी उस पर को किलाबंदी करके हम अपना जो है फोर्स रखेंगे, कंट्रोल करेंगे। यानी कोई भी शिप एंट्री करेगा तो वो बिना मेरे परमिशन का नहीं और मेरे पास का नहीं। तो ये अल्बुकर्क ने क्या किया, ये बोले कि ठीक है समुद्र पर तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, फोर्स बनाने का। तो जो इंपोर्टेंट जितना लोकेशन था उस पर वो फोर्स की भी बात जो है वो उनके द्वारा किया गया। प्लस जहां जहां शिप बिल्डिंग जो काम होता था उसको भी वो कंट्रोल किए। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है उसमें किया गया। अब इसमें आपको यह बात इसमें दिमाग में एक चीज आएगा कि जब वो पुर्तगाल से आते थे तो यहाँ तो 3-4 शिप ही वो लाभ पाते होंगे, तो यहाँ तो जो व्यापार करने वाले होंगे उनके पास बहुत शिप्स था, क्यों ये डिफरेंट था। देखिए दोनों का स्ट्रक्चरल जो इंजीनियरिंग है ना शिप का बहुत डिफरेंट था। इंडियन ओशन में जो शिप, एक तो क्या होता है कि रेड सी और प्लस जो पर्सियन गल्फ जो है वहां पर टिम्बर का कमी था, उसके कारण बहुत बेहतर शिप नहीं बन पाते थे। इंडिया में जो शिप बनते थे वो क्वाइड से बनते थे, ठीक है, तो उसमें नेलिंग नहीं किया जा सकता था। तो अब उसके कारण क्या होता था कि अगर कोई तोप को अगर आपको सेटल करना है शिप पे तो वो नहीं हो पाता था, जबकि पुर्तगाल जो है अपने शिप पर कैनन को प्लेस कर पाते थे। युद्ध अगर करना है ओपन सी में तो एक ऐसी पर जिस पर की तोप है, इस पर आप खाली हाथ खाली सामान है, तो कौन जीतेगा। तो इसका कारण क्या हुआ ना कि उनका जो शिप का डिजाइन था बेहतर था, एडवांस था, प्लस जो है उस पर जो है नेलिंग किया जा सकता था, कैनन को जो है माउंट किया जा सकता था। उसके कारण वो उनका जो है नेवल पावर जो है स्ट्रॉन्ग रहा और इन चीजों को वो करने में जो है आपका वो सफल रहे। तो ये चीज जो है आपको, साथ ही क्या हुआ ना कि गोवा को 1510 ईस्वी में वो कंट्रोल में ले लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है इनका अल्बुकर्क का ये रहता था कि जितना भी इंडियन ओशन का जो डोर्स है उसको जो है सबके लिए बंद करो, सिर्फ जो है पुर्तगाल और ये तभी संभव था जब चोक पॉइंट को कंट्रोल करे, तो ये इस पर जो है काम किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1507 ईस्वी में हम लोग देखे कि जब आपका अल्मेडा थे यहाँ पे गवर्नर, उस समय सबसे पहले तो हार जाते हैं इजिप्ट और गुजरात के कॉम्बाइंड आर्मी से, लेकिन 1508 में बदला लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। यह भी हम लोग कार्टेज सिस्टम जो लागू किया गया जिसको पास सिस्टम कहते हैं, इसमें क्या था कि इंडियन ओशन में कोई भी शिप जो है सेल नहीं कर सकता था जब तक कि उनको पुर्तगाल का जो है कार्टेज नहीं रहा, मतलब परमिट नहीं रहेगा।
अगर वो उसी को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, शिप को जो है डुबा दिया जाएगा, सामान जितना कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, जितना भी लोग जो है क्रू यानी जो काम करते हैं शिप पर उसको क्रू बोलते हैं, वो सभी को मार दिया जाएगा। इसका सबका लक्ष्य क्या था कि मोनोपोली होना, जो ट्रेड जितना भी इंडियन ओशन से होता है उसको मोनोपोली करना। ठीक है, तो किस तरीके से ये हम लोग जो है 1510 ईस्वी में हम आपको बताए कि गोवा को भी जो है आपको वो कंट्रोल में ले लिए अल्बुकर्क। अब ये क्या होता है कि ये गोवा में सबसे पहले आपको ध्यान किसका कंट्रोल था, आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ना बहमनी किंगडम होता था, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़े हैं तो। ये फाइनली ना आपका बहमनी किंगडम का जब डाउनफॉल होता है तो वो गोवा का जो एरिया है वो बीजापुर के कंट्रोल में चला जाता है, जो आपका आदिल शाही डायनेस्टी वहां पर था। तो उनसे जो है ये कह सकते हैं सीज किया गया। ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा। आपको पता है ना, गोवा जो है नेचुरल हार्बर है, तो बहुत बेहतर हो गया, ट्रेड के लिए हो गया। वहाँ जो है स्पाइस ट्रेड का सेंटर था, तो ये स्ट्रेटेजिक जो है इम्पोर्टेंस था गोवा का। ठीक है, अब इसमें से एक हम लोग एक और जो कह सकते हैं कि सबसे पहले उनके बारे में भी देख लें या फिर आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे थे कि अल्बुकर्क तक। अब ये लोग क्या किए, सिर्फ रहे नहीं, कुछ सर्टेन पॉलिसीज को भी जो है वो लोग प्रमोट किए। उनको पता था कि उनकी संख्या कम है, तो उनको एक लॉयल पॉपुलेशन चाहिए। तो वो क्या किए कि नेटिव जो आप कह सकते हैं लोकल महिलाएं हैं उनसे शादी करने को वो प्रमोट किए, ताकि अगर मैरिज हो जाएगा तो एक कह सकते हैं लॉयलिटी हो जाएगा और उसके कारण उनको सपोर्ट मिलेगा। तो इसको प्रमोट करते हैं। सती प्रथा को एबोलिश करने का जो है उसको बैन करते हैं। और जब वो आए थे पुर्तगाल से तो सर्टेन जो क्रॉप्स है उसको भी लेके आए। उसमें से जो है आपका टोबैको प्लस कैस्यू नट प्लस कोकोनट तो इंडिया में था, लेकिन उसका सर्टेन कह सकते हैं जो है वेराइटीज भी कोकोनट का वो लेके आए थे इंडिया। अब क्या होता है, ये तो हम लोग जो है अल्बुकर्क तक देख लिए। अभी तक हम लोग अल्मेडा को पढ़ चुके, प्लस जो है हम लोग अभी अल्बुकर्क को पढ़े। अब इसके बाद में बीच में कह सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फिर थर्ड जो पीरियड है वो निन्नो द कुन्हा का पीरियड है। ठीक है, जो 1529 में गवर्नर बन के आए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो कोचीन में जो राजधानी था इसको शिफ्ट कराते हैं गोवा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा मिडिवल पीरियड के हिसाब से। आपको पता है कि 1500 जब 26 में जो है तराइन, आपको बैटल ऑफ तराइन जब होता है, उसके बाद फिर जो है आपका ये नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर बाबर जो है इंडिया में कंट्रोल करते हैं, या फिर कुछ ही समय के बाद जो है हुमायूं कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब हुमायूं जब रूलर यहाँ पर बनते हैं तो होता क्या है कि वो गुजरात को कब्जा करना। गुजरात में कोई भी जो मुगल शासक हो वो क्यों कब्जा करना चाहेगा, क्योंकि बहुत बेहतर पोर्ट्स हैं और जो व्यापार करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंस था। उस समय एक रूलर हुआ करते थे बहादुर शाह। ठीक है, गुजरात के। अब लगा कि जब हुमायूं इधर आएंगे तो ये तो बहुत जो है नुकसान होगा। उसके कारण वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोग जो है पुर्तगाल का जो सेना है उसका हम लोग को जो है अगर मिल जाता, ताकत मिल जाता तो हमारे लिए अच्छा होता। तो वो ऐसा तो है नहीं कि पुर्तगाल के लोग कहेंगे कि जो भी से वहां के गवर्नर होंगे वो ऐसे रेडी हो जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि बदले में हमको भी कुछ चाहिए। तो वो क्या होता है ना, इस मजबूरी का कह सकते हैं बहादुर शाह ने ट्रीटी किया और वो बसीन और जो है आपका दीव जो है वो गोवा को दे दिए। 1534 में जो है ये ट्रीटी आपका होता है। लेकिन इसी बीच में घटनाक्रम इस तरीके से तेजी से बदलता है कि 1536 ईस्वी में ही हुमायूं वहां से वापस चले जाते हैं। और जब ये वापस चले जाते हैं तो बहादुर सर को लगता है कि ये हमने ट्रीटी तो गलत कर दिया, दीव को हमको नहीं देना चाहिए था। तो ये जब होता है तो इसको बीच में ये अभी कंफ्यूजन बना हुआ है और पुर्तगाल जो गवर्नर है उनको बुलाते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसको एक बेहतर नेगोशिएशन इसको करने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आगे देखते हैं कि और क्या होता है। अब देखिए, जब उनको बुलाया जाता है तो कहता कि ठीक है कि हम लोग बेहतर नेगोशिएशन करेंगे। तो एक पुर्तगीज जो शिप होता है उस पर जो है बहादुर शाह जाते हैं इसको डिटेल जो है नेगोशिएशन करने के लिए, दीव का जो फोर्ट है उसको लेकर। लेकिन ये प्री प्लान था पुर्तगीज का, एक प्री प्लान जो है असफल था, जो है कॉन्फ्लिक्ट किया जाता और ताकि जो है उन पर जो सुल्तान है उन पर जो है सडन अटैक किया जाता है और उनको कह सकते हैं कि मार दिया जाता है और उनको पानी से फेंक दिया जाता है और डूबने के कारण इनको मौत हो जाती है।
यानी अभी तक आपको यह समझ में आया होगा, जो अल्मेडा थे उन्होंने अगर शुरुआत किया ब्लू वाटर पॉलिसी का, जिसको कि अल्बुकर्क ने फिर फोर्ट का जितना भी चोक पॉइंट थे उस पर फोर्ट बनाया, प्लस जो है गोवा को कंट्रोल किया। अब जो मेजर हिंड्रेंस जो बच रहा था आपका वेस्टवर्ड साइड में, वो गुजरात, तो उसको भी ये लोग जो है कह सकते हैं कि अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, तो स्थिति ये है कि आपका जो है 1537 में जब मार दिया गया बहादुर शाह, तो उसके बाद जो है देखिए कि कितना जो है पुर्तगाल का कब्जा हो गया। दीव पर कब्जा, दमन, बसीन, गोवा, मंगलौर, कन्नौर, कोचीन। साथ ही उन्होंने अपना एक्सपेंशन जो है ईस्टवार्ड में भी स्टार्ट किया, जिससे कि संथम है, नागपट्टनम है और प्लस जो है वो हुगली है। तो पुर्तगालीज जो है लगभग 60 जो आपका माइल्स है आपका अराउंड गोवा जो है वो कंट्रोल कर रहे थे, और प्लस जो 4 इंपोर्टेंट पोर्ट्स है उसको भी वो कंट्रोल जो है वो चीजें वो कर रहे थे। अब क्या, ये सारी चीजें के पीछे सर्टेन कारण भी थे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि जो फेवरेबल कंडीशन की बात अगर आप कीजिएगा पुर्तगाल के लिए, तो होता क्या था कि गुजरात को छोड़ के जितने भी उस समय के जो आप कह सकते हैं कोई भी मेजर उस तरीके का पावर नहीं था जो वेस्ट कोस्ट पर था, जो उनको की काउंटर कर सकता था। एक जो है जब तो एक मात्र गुजरात ही था। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो निगेटिव था वो नेवी का पावर। कोई भी इंडियंस जो रूलर थे उनके पास नेवी नहीं था, तो ये जो है आपका हो गया था। अगर लैंड पर भी बात कीजिएगा तो जो साउथ में देखेगा कि बहमनी जो किंगडम जो स्ट्रॉन्ग जो आपका किंगडम था वो जो है टूट चुका था, ब्रेक हो चुका था। उसके बाद जो है चाइना में एक पॉलिसी आता है जिसके कारण कि उनका जो चाइनीज शिप जो है इधर आना जो है आप कह सकते हैं कि बंद हो गया था, तो वो भी एक कारण रहा। तो उसके बाद जो अरब्स जो थे, अरब कहाँ क्या कर रहे थे, अरब्स में भी क्या था ना कि किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या यूनिटी पुर्तगाल के विरुद्ध में नहीं था, और पुर्तगाली लोग जो कैनन का यूज कर रहे थे वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और इसके कारण वो लोग जीते। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि और घटनाक्रम जो है किस तरीके से आपका आगे बढ़ता है। अब देखिए कि जब हम लोग यहाँ तक देख लिए कि किस प्रकार से इंडिया के वेस्टवर्ड कोस्ट प्लस जो है इवन हुगली तक जो है उनका एक्सपेंशन जो है वो चला गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इंडिया में अकबर का रूल चलता है। ठीक है, उस समय अकबर आपको पता है कि बहुत आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर का जो है उनका कंट्रोल था, बहुत ही शक्तिशाली थे अपने समय में। लेकिन आपको हम लोग यह भी बताए थे कि गोल्ड एंड ग्लोरी ये तीनों का कंसेप्ट लेके यूरोपियंस आए थे। अब इसी बीच में आपको पता होगा अकबर को ना रिलीजियस क्यूरियोसिटी बहुत था, दूसरे धर्मों के बारे में जानने का बहुत अधिक क्यूरियोसिटी था। उसी में जो क्रिश्चियनिटी के भी जो चीज है उनको जानने के लिए जो है समझने के लिए जो वहाँ के कह सकते हैं जो प्रीस्ट है उनको इनवाइट किया जाता है। ये आपका 3 मिशन जो है आपका उसमें जाता है। ठीक है, तो ये जो पुर्तगीज प्रीस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि इनको तो इस्लाम में हम लोग कन्वर्ट करवा ही लेंगे, हम लोग अपना ब्रेन वॉश करके उसको करा लेंगे। 3 मिशन जाता है, उसमें जो आपका एक्वा वीबा एंड मॉन्सरेट करके उनके प्रीस्ट होते हैं जो जाते हैं, लेकिन तीनों मिशन में जो है वो सफल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अकबर फाइनली जो है दीन इलाही का कंसेप्ट देते हैं जो सारे रिलीजन का सार के रूप में जाना जाता है। वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते, यानी उन्होंने अपना धर्म कभी चेंज नहीं कराया। लेकिन हाँ, इससे यह जरूर हुआ कि पुर्तगाली जो लोग थे उनका कोर्ट में सर्टेन इन्फ्लुएंस जरूर बढ़ गया, इंटरेक्शन हुआ तो थोड़ा प्रभाव जो है वहां पर जरूर हो गया। तो यानी जो रिलीजियस गोल तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन सर्टेन उनको पॉलिटिकल कह सकते हैं एडवांटेज हुआ। लेकिन इसी के बीच में एक और मेजर घटनाक्रम होता है, इंग्लिश इंटरप्शन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर आने का कह सकते हैं कि उनका शुरुआत हुआ है। अब इसी में विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में जब जहांगीर रूलर थे उस समय आते हैं। बहुत कोशिश किया जाता है क्योंकि पहले से पुर्तगीज वहां पर उपस्थित है कि मिलने ना दिया जाए, लेकिन ये सफल हो नहीं पाते हैं। और जो ब्रिटिश के जो आप कह सकते हैं इंपेरर थे जेम्स फर्स्ट, उनका जो लेटर लेके आना था हॉकिंस जो उनको देना चाह रहे थे वो दिए। यहाँ पर एक और क्या एडवांटेज हुआ ब्रिटिशर्स को कि जो विलियम हॉकिंस आते थे ना उनको टर्किश आता था। अब होता क्या कि जब टर्किश आएगा तो वो डायरेक्ट बात कर सकते थे इंपेरर से।
अब नहीं तो आप जो पुर्तगाल के अगर प्रीस्ट है या इंपीरियर है उनसे बात करना होगा तो इंटरप्रिटेशन का जरूरत पड़ेगा, तो बीच में एक जो है मिडिल मैन का जरूरत पड़ेगा जो लैंग्वेज को चेंज करके एक दूसरे की बात बताए। तो हॉकिंस के एक एडवांटेज हुआ, इसी किससे खुश हो कि जहांगीर क्या करते हैं, मनसबदार भी उनको बना देते हैं। लेकिन यहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था, पुर्तगालीज जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बीच में जो एक शिप आता है जो सूरत में लैंड करना चाहता है ब्रिटिशर्स का, जो पुर्तगीज जो है अलाउ नहीं होने देते हैं। ये 1611 की बात है। ये सबसे नाराज, दुखी, परेशान जो है हॉकिंस वापस चले जाते हैं और सारा जो भी रोना धोना होगा वहां के जो रूलर होंगे उनके समक्ष रखा गया होगा। और फाइनली क्या होता है ना कि एक ड्रैगन शिप भेजा जाता है, नाम था ड्रैगन, और उसको लीड कर रहे थे इंग्लिश कैप्टन बेस्ट। वो 1612 में आते हैं और पुर्तगीज को का जो फ्लीट है उसको डिफीट कर देते हैं। इससे देखिए बहुत हिस्ट्री चेंज हुआ। इससे हुआ क्या कि अभी तक जो भी लोग मान रहे थे, मुगल्स भी मान रहे थे कि पुर्तगीज को नेवल जो शक्ति, इतनी अधिक शक्ति है कि उसको हराया जाना संभव नहीं है। लेकिन ये जो मिथ था ये जो है टूट गया। साथ ही जहांगीर को भी यह एडवांटेज मिल गया कि वह ब्रिटिशर्स का फेवर करने लगे। ठीक है, तो ये जो चीज है इसके कारण, क्योंकि अभी तक तो वो बाउंड थे कि किसी भी प्रकार से वो फेवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुगल भी जो है लैंड पर यानी कि इन्फेंट्री तो मजबूत है लेकिन नेवल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो उनको एक अल्टरनेटिव मिल गया, तो इससे आप कह सकते हैं कि बेनिफिट हुआ। इसी के बीच में पुर्तगाल ने एक और ब्लंडर कर दिया। 1613 ईस्वी में क्या किया, एक जो मुगल का जो शिप्स है उसको जो है आप कह सकते हैं कि सीज कर लिया और जो लोग उस पर थे उनको जो है जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके का गलती जो है आपका पुर्तगाल के द्वारा जो है आपका किया जाता है। अब क्या होता है, इसके कारण सामान भी लूट लिया जाता है। तो आप यहां पर स्थिति क्या हो रहा है कि जहांगीर और जो इंग्लिश है मैन है उनके बीच रिलेशनशिप अब बेहतर होगा, समझ ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पुर्तगीज से रिलेशनशिप खराब होगा। अब ये चीजें जो है आपका चल रहा था। अब आपको पता है कि उस समय तक ये अपना एक्सटेंशन जो है हुगली तक कर चुके थे। अब लेकिन इसी के बीच में सर्टेन चीजें और जो है पुर्तगाल के द्वारा मिस्टेक किया जाता है, वो एक इंगेज रहते थे स्लेव ट्रेड में। यहाँ के जो हिंदू या मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको सीज कर लिया जाता था, कन्वर्ट भी करा दिया जाता था, उनको स्लेव ट्रेड में यूज किया जाता था। लेकिन उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया कि जो शाहजहां की वाइफ जो है मुमताज, जिनके नाम पर ताजमहल बना हुआ, उनका जो 2 स्लेव्स गर्ल था उसको ये लोग सीज कर लिए। अब उसके कारण शाहजहां ने ऑर्डर दे दिया कि जो हुगली का जो पूरा सेटलमेंट है पुर्तगीज का उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का। डिस्ट्रॉय किया भी गया। 1000 से ऊपर जो पुर्तगीज लोग हैं वो मारे गए, प्लस 400 से अधिक लोग जो है जेल में डाला गया। उनको यह कंडीशन दिया गया या तो आप इस्लाम कबूल करो या अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो। तो ये 1632 ईस्वी में जो है आपका हुगली जो है आपका जो है कंट्रोल जो है आपका कंप्लीट जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो डिक्लाइन हुआ पुर्तगीज जो पावर है उसके बारे में वहां के जो गवर्नर थे अल्फोंसो डिसूजा, उनका खुद का ये स्टेटमेंट है कि पुर्तगीज लोग जब आए थे तो एक हाथ में तलवार लेके आए थे, एक हाथ में क्रूसीफिक्स, यानी कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब इतना यहाँ पर इतना धन मिला यानी इतना लाभ हुआ कि वो सबसे पहले क्या किया कि अपने पॉकेट भरने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्रूसीफिक्स यानी रिलीजियस जो चीज है उससे ध्यान हटाए। लेकिन जब वो नहीं हो सका तो फिर दूसरा हाथ भी जो है वो छोड़ दिया, यानी वो सोड को भी दूसरे हाथ से छोड़ दिए। तो यानी कहने का मतलब है कि आप देखें कि उनका जो नेवल पावर, जो उनको सोड का सिंबोलिज्म है, वो भी वीक रहा। क्यों? क्योंकि जो है ब्रिटिशर्स ने प्रूव कर दिया कि उनको डिफीट किया जा सकता है। तो नहीं धर्म के प्रचार में वो आगे रहे, नहीं जो है शक्ति में आगे रहे, तो पतन तो निश्चित है ही। तो यही कारण हुआ कि उनका जो है पतन हुआ। अब इसमें से सर्टेन कुछ काउज जानने की कोशिश करेंगे कि इतना तेजी से ये क्रम्बल क्यों हो गया। तो देखिए उसके पीछे सबसे पहला रीजन अगर हम लोग देखें तो उनके अपने कारण, यानी यूरोप में खुद ही जो है डच और ब्रिटिशर जो है अब यहाँ पर इन होने लगे थे। वो लोग भी अब व्यापार करने के लिए आगे आने लगे थे। तो उनके पास भी उसी तरीके का शिप्स था, उसी तरीके का जो है स्ट्रेटजी था। तो वो जो है प्लस जो एक मेजर जो डिसएडवांटेज था पुर्तगाल के साथ, जो भी यहाँ नेवल मिशन आता था या जो भी
आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग था वो स्टेट का था। यानी अगर कोई खर्च करना है, डिसीजन लेना है तो पुर्तगाल के रूलर का लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ की जो ट्रेडिंग कंपनियां थी वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था। यानी कि उनको किसी सरकार से जो है वेट नहीं करना पड़ रहा था अपने डिसीजन के लिए, तो बेहतर सूटेड था। प्लस क्या हुआ ना कि वो लोकल लोगों को भी किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं दे पाए, वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो दोनों के प्रति इंटॉलरेंस दिखाए। शुरुआत में ऑल तो हिंदू के प्रति नहीं था, लेकिन लास्ट जब इंक्विजिशन हुआ गोवा में तो उसके बाद से तो हिंदू के प्रति भी जो है इंटॉलरेंस बढ़ा। तो यानी कोई लोकल सपोर्ट भी उनको नहीं मिला। प्लस वो क्या था कि पायरेसी में एंगेज थे, शिप को लूट लेना, ट्रेडर्स को लूट लेना। उसके बाद क्योंकि सरकारी कह सकते हैं सिस्टम से लोग थे तो वहां पर भी करप्शन के केसेस थे। अब प्राइवेट में आपको पता है जनरली उस तरीके से बेहतर कंट्रोल, बेहतर रेगुलेटेड रहता, इसका भी नुकसान देखने को मिला। प्लस पुर्तगाल का खुद का भी रीजन कि उनका ध्यान भी अब इधर से हटा, क्योंकि वहां पर ब्राजील का खोज होगा जो पुर्तगाल के नजर में ज्यादा सूटेड था व्यापार के लिए या ट्रेड के लिए, तो वो उनका अपना खुद का भी कारण था। प्लस यहाँ पर मराठा भी जो है आपका क्षत्रिय शक्ति के रूप में उदय हुआ था, तो ये भी जो है ये सब कारण उनका बना जो है उसके यहाँ पर हारने का। एक और कारण था उनके डोमेस्टिक कारण थे। यूरोप में क्या होता है ना, एक यूरोपियन बार होता है जिसमें कि स्पेन भर से जो है इंग्लैंड, आप कह सकते हैं कि वो एक साइड स्पेन था और एक साइड जो है आपका इंग्लैंड एंड हॉलैंड था। स्पेन के साइड में पुर्तगाल जो है शामिल होता है और इसमें भी वो कह सकते हैं एनर्जी, पावर, नेवी सब इंगेज होता है, जिसके कारण भी जो है आप कह सकते हैं कि फोकस जो है आपका यहाँ से जो है कम हुआ। तो ये सारा कारण जो है आपका हम लोग देखें कि रिलीजियस पॉलिसी से लेके उनका जो अपना पॉलिसी था किस प्रकार से उनको जो है डिक्लाइन का कारण बना। अगर हम लोग उसके पॉजिटिव की बात करें, लीजेसी की बात करें, क्या क्या कुछ अच्छी चीजें दे गए, तो नेवल पावर में किस तरीके से जो है कैनन को शिप पर एस्टेब्लिश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये उनके द्वारा किया गया था। एक स्पेनिश मॉडल है जो है इन्फेंट्री ड्रिलिंग का, जो स्पेनिश मॉडल है ट्रेनिंग का, उसमें क्या होता है ना बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ट्रेन किया जाता है। एक सेना का जो दूसरे लोग हैं उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। उस हिसाब से इन्फेंट्री ड्रिलिंग का भी यहाँ पर जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया। रॉयल आर्सेनल और डॉकयार्ड्स भी इनके द्वारा बनाया गया। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। प्लस कुछ अनपॉजिटिव चीजें हम देखें, हम लोग देखें कि टोबैको, कैस्यू और प्लस जो है कोकोनट का वेराइटी इंट्रोड्यूस किए। गोवा में फर्स्ट टाइम जो है प्रिंटिंग प्रेस आया, ठीक है। उसके बाद जो आर्किटेक्चर में गोथिक आर्किटेक्चर जो है वो पुर्तगाल का देन है। प्लस जो सिल्वर स्मिथ है यानी चांदी को का जो कार्य है किया जाना है, प्लस गोल्ड स्मिथ का बेहतर जो कार्य है वो, प्लस वुडन वर्क से संबंधित भी आपको बेहतर यहाँ पर चीज देखने को इनके कंट्रीब्यूशन में मिला है, ठीक है। सर्टेन कुछ और चीजें भी है, जैसे कि स्पेशली अगर हम लोग बात करें जैसे कि बॉडी जो आपका बॉडी आर्मर का कैसे बेहतर यूज किया जाता है उसके बारे में भी जो है। प्लस जो इनका शिप्स होते थे ना वो मल्टी डेकेड थे, यानी कि डेक मीन्स फ्लोर का इमेजिन कर सकते हैं शिप पर। अब इनका जो मल्टी डेक था, इंडिया का सिंगल डेक था, तो यानी आगे पीछे में अधिक हाइट पर रहता था, इसके कारण बेहतर प्रोटेक्शन भी होता था। प्लस जो है अटैक करने के हिसाब से भी बेहतर था। तो ये चीजें जो है उसमें रहा, ठीक है। उसके बाद यानी नेवल जो टेक्निक्स था वो आपका बेहतर था, क्योंकि इनके जो शिप्स थे वो अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करने के हिसाब से बनाए गए थे, जबकि इंडियन जो शिप्स थे वो जनरली मानसून का यूज करते हुए ट्रेड का। क्योंकि इंडियन शिप कैसे यूज करते थे, अगर विंड का डायरेक्शन अगर इस साइड में है तो शिप उसी वो मौसम की जानकारी के अनुसार से चलेंगे ताकि पीछे पुश करता हुआ रहे और पहुंच जाए। जब इस डायरेक्शन अगर इस साइड का है तो शिप यहाँ से यहाँ नहीं चलता था इंडिया, जबकि उनके बेहतर मेटल आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज था, वो किसी भी वेदर को जो है टॉलरेट कर सकते थे। पहला ये फॉरेन पावर्स थे जो है वो इंडिया को जो है सी के माध्यम से आप आने वाले, सी के थ्रू आने वाले फर्स्ट यूरोपियन थे। तो ये भी इनका आप कह सकते हैं इसमें अचीवमेंट था। दूसरा था कि आप कह सकते हैं कि एक मैचलॉक मैन जो आपको पता है वो उसका भी उसमें जो भी इनका फोकस्ड है, ठीक है। सी पर किस प्रकार से गन का यूज किया जाता है ये भी फोकस है, ठीक है। फील्ड गन का यूज करना भी जो है बैटल फील्ड में इनके द्वारा बेहतर यूज किया गया है। तो यानी कि मिलिट्री प्लस जो नेवी है उसके टेक्निक्स में जो है आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है प्लस जो है आर्सेनल, डॉकयार्ड्स ये सब बनाए गए, ठीक है।
पायलटेज का एक रेगुलर सिस्टम इनके समय में बना, प्लस क्योंकि शिप से आए थे तो मैपिंग वगैरह जो है उसमें आपका बेहतर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। प्लस जो वहाँ का कल्चर था, म्यूजिक है, आर्ट्स है, उसका भी इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, निगेटिव अगर लीजेसी की बात कीजिएगा तो किस प्रकार से जो है परसिक्यूशन हुआ, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, उनका देखने को आपको मिलेगा। प्लस आपको देखने को मिलेगा पायरेसी, किस तरीके से जो है समुद्री जो शिप से उनको लूटा जाता था उसका देखने को मिलेगा। एरोगेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके निगेटिव्स में चीज़ें जाएगी। लेकिन यह बात आप सबसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे पहले इंडिया आए और सबसे लास्ट में गए। 1961 में जब ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को कब्जा किया गया तब तक जो है पुर्तगाल यहाँ पर था, यानी सबसे शुरू में आए, सबसे लास्ट में गए। ऑल दो उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है थोड़े कम हो सकते हैं, क्षेत्र उनका कम हो सकता है, लेकिन सबसे लंबे समय तक इंडिया में रहे। तो ये चीज़ हम लोग जो है आज डिटेल से देखें पुर्तगाल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डच के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर जो है हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में आएंगे, जिसमें आप सभी का सबसे अधिक इंटरेस्ट होगा। लेकिन पुर्तगाल, डच, इन सभी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो आप जरूर जो है अच्छे से इन चीज़ों को भी स्टडी कीजिएगा, ताकि कंटिन्यूटी में चीज़ों को अगर आप समझिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हमेशा हिस्ट्री को रटने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, स्टोरी के माध्यम से, प्लस जो है ज्योग्राफी के जो लोकेशंस होते हैं, जितना भी हम आपके साथ चर्चा किए लोकेशंस का, चाहे वो कोचीन है, कालीकट है, सेंथोम है, नागपट्टनम है, हुगली है, गोवा है, ठीक है, इन सभी का लोकेशन आपको ध्यान रखना है, ज्यूरिसडिक्शन आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र ध्यान रखना है, जो एक समय में जितने कॉन्टेम्पररी जो रूलर्स थे वो ध्यान रखना। जैसे कि इस समय आपको पता चलना चाहिए कि मुगल के जो शासनकाल के रूल कौन से समकालीन रूलर्स थे, क्या हो रहा था, कौन कौन मेजर प्लेयर्स थे, तब आप बेहतर इंटीग्रेट कर पाइएगा। और किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी आप रहा होगा तो आप इन्फ्रेंस करके आप उसका सही आंसर निकल पाइएगा प्रीलिम्स में, प्लस जो है आपका मेंस में जो है आपको बेहतर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप बेहतर तरीके से इन आंसर्स को लिख पाइएगा। साथ ही जो भी यहाँ पर सुनते हैं उन बहुत सारी चीज़ों का यूज जो है आप अपने ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से जो नेवल, अभी जैसे आप सुना कि जैसे चोक पॉइंट्स की बात की है, नेवल पावर का आपको देखने को मिला, टेक्नोलॉजी की बात देखने को मिली, रिनेसा के बारे में देखने को मिला। तो साइंस टेक्नोलॉजी की जब कभी भी बातें होती है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से साइंस में अगर थोड़ा सा पिछड़ जाता है तो जो है सोसाइटी या फिर जो है नेशंस को कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर हिस्ट्री को जानते हैं तो अपने इन नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल अपने ऐसे राइटिंग में या अदर मेंस में कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक बेहतर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी जो भी नॉलेज है उसका कैसे बेहतर यूज करते हैं कभी और लेसन में, कभी अलग वीडियो में डिटेल से बताएंगे, ताकि आपका भी उस तरीके से कंसेप्ट प्लस जो है आप यूज कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को सपोर्ट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कमी लगता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। आने वाले वीडियोज में हम लोग ज़रूर उसको कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।